हेलो डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग रिलेशन के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझे थे। आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को एक नए माइंडसेट के साथ बिल्कुल नए तरीके से सीखेंगे, जिसका नाम है फंक्शन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फंक्शन क्या होता है। ये जो वर्ड है फंक्शन, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ऑपरेशन। फंक्शन किसी भी दो सेट्स के बीच कॉरेस्पॉन्डेंस को रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी दो सेट्स के जो एलिमेंट्स है वो आपस में किस तरह से लिंक्ड है। फंक्शन का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फंक्शन को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि मैप और मैपिंग। फंक्शन को मैप या मैपिंग के नाम से भी जाना जाता है। फंक्शन और कुछ भी नहीं बल्कि एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। हम लोग बहुत सारे रिलेशंस के बारे में पढ़े हैं, पर उसमें से कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, और उस स्पेशल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के कारण हम उस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। तो वो स्पेशल प्रॉपर्टी, किसी भी रिलेशन का ऐसा क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होगा कि हम उस रिलेशन को फंक्शन कहेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं उस स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में फंक्शन के मैथमेटिकल डिफिनीशन के सहायता से। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। कोई भी रिलेशन जो एक नॉन एम्प्टी सेट, मतलब नॉन एम्प्टी कहने का मतलब वो एम्प्टी नहीं हो, उसके अंदर एलिमेंट्स हो। ओके, कोई भी रिलेशन एफ जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में डिफाइन है, इज सेड टू बी अ फंक्शन। फंक्शन कहलाएगा यदि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। कोई भी रिलेशन एफ जो एक नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में डिफाइन है, वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा यदि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज सेट बी में हो। मतलब इसे समझिए जरा, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना चाहिए। मतलब इसका भी इमेज होना चाहिए, ये अगर एलिमेंट है तो इसका भी इमेज होना चाहिए, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। मतलब टोटल जितना एलिमेंट है उन सारे के सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए सेट ए के अंतर्गत। सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए सेट बी में, और वो इमेज यूनिक होना चाहिए। मीन्स एक एलिमेंट का सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी में एक ही इमेज होना चाहिए। किसी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन इस कंडीशन को फुलफिल करता है तब वो रिलेशन नहीं रहेगा, वो फंक्शन बन जाता है। तो वो रिलेशन फंक्शन हो जाता है। फंक्शन होने के लिए सिर्फ दो कंडीशन को देखना है कि वो फंक्शन जिस सेट से जिस सेट में डिफाइन हो रहा है, उसके पहले वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट का दूसरे वाले सेट में इमेज होना चाहिए, और वो इमेज यूनिक होना चाहिए। मतलब किसी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। इसे अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो क्या होगा, देखिए, अगर हम लोग सेट ए को इनपुट का सेट मान लें कि ये इनपुट है, जिसे हम पुट करते हैं तो हमें आउटपुट का सेट बी मिलता है। आउटपुट का सेट बी मान लेते हैं। ओके, इनपुट के सेट को हम ए मानते हैं और आउटपुट के सेट को बी मानते हैं। तो फंक्शन एक ऐसा मशीन है जो सारे के सारे इनपुट के लिए आउटपुट देता है, और वो आउटपुट यूनिक होता है। मतलब किसी भी एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं होना चाहिए। ओके, सारे इनपुट के लिए आउटपुट मिलेगा और वो आउटपुट यूनिक होगा। मतलब एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं होना चाहिए, या हम इसे ये भी कह सकते हैं
कि किसी भी एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए और सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन को कोई भी रिलेशन फॉलो करता है तब वो उस रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहेंगे। अगर कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइन है तो हम उसे इस तरीके से सिंबॉलिकली लिख सकते हैं और इसे पढ़ेंगे फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b, या ये भी कह सकते हैं f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, f जो है ये फंक्शन सेट a को सेट b से सेट a से सेट b में ये फंक्शन f बनाया गया है, या f मैपिंग a टू b, f मैप a टू b, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम फंक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं और उसे पढ़ते हैं f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b या f मैप a टू b। अब हम लोग जानते हैं कि रिलेशन जो होता है वो दो सेट a क्रॉस b का सबसेट होता है। R इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। ओके, ये हमें पता है। चूंकि रिलेशन जब a क्रॉस b का सबसेट है तो फंक्शन भी a क्रॉस b का सबसेट ही होगा, क्योंकि एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही तो फंक्शन होता है। तो रिलेशन जब a क्रॉस b का सबसेट है तो फंक्शन भी a क्रॉस b का सबसेट होगा। हम लोग जानते हैं कि रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं। मतलब रिलेशन के अंदर अगर मान के चलिए कोई दो सेट a और b है, ये सेट a है और ये सेट b है, इसके ऊपर एक रिलेशन R डिफाइन हो रहा है। इसके एलिमेंट को अगर x मान लिया जाए और इसके एलिमेंट को y मान लिया जाए तो R के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, जहाँ पे x a का एलिमेंट होता है और y b का एलिमेंट होता है। तो फंक्शन में भी कुछ इसी तरीके से ही तो होता है। फंक्शन जो सेट a से सेट b में डिफाइन होता है वो क्या होता है कि सारे एलिमेंट का इमेज सेट b में हमें मिलता है, सेट a के सारे एलिमेंट्स का इमेज सेट b में मिलता है अगर वो फंक्शन हो तो, और वो इमेज यूनिक होता है। तो देखिए रिलेशन भी जो है वो सेट a के एलिमेंट को सेट b के एलिमेंट से रिलेट करवाता है और फंक्शन भी सेट a के एलिमेंट को सेट b के एलिमेंट से रिलेट करवाता है। रिलेशन के अंदर हमें ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स प्राप्त होते हैं, तो फंक्शन के अंदर भी हमें ऑर्डर्ड पेयर में ही एलिमेंट्स प्राप्त होंगे, क्योंकि फंक्शन भी तो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। और जहाँ पे अगर a से b में कोई फंक्शन f डिफाइन हो रहा है और यदि a के एलिमेंट को हम x मान लें और y के एलिमेंट b के एलिमेंट को y मान लें तो फंक्शन के अंदर हमें इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, जहाँ पे x सेट a का एलिमेंट होगा और y सेट b का एलिमेंट होगा। ओके, और हम ये भी कह सकते हैं कि x का इमेज हमें y मिल रहा है, तो इस फंक्शन के लिए हम ये भी लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y। ओके, f ऑफ x इज इक्वल टू y हम लिख सकते हैं अगर कोई फंक्शन सेट a से सेट b में डिफाइन हो रहा है और सेट a के एलिमेंट को अगर हम x और सेट b के एलिमेंट को y माने तो उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा देखिए, चूंकि ये x का इमेज y है, ओके, ये जो एलिमेंट है इसके अंदर x उसका इमेज y है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि y इज एन इमेज ऑफ x अंडर f। y इज एन इमेज ऑफ x अंडर f। मतलब फंक्शन के अंतर्गत y जो है y वो x का इमेज है,
और क्या है, x इज अ प्री इमेज ऑफ y अंडर f। ओके, y x का इमेज है f के अंतर्गत, फंक्शन के अंतर्गत, और x y का प्री इमेज है फंक्शन के अंतर्गत। ओके, यहाँ तक आ गई बात समझ में, बात क्लियर है। अगर कोई फंक्शन a से b में डिफाइन है तो उसे इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसे पढ़ते हैं f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, और इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसे y जो है x का इमेज है जबकि x y का प्री इमेज है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। हम लोग अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे, कुछ रिलेशन को लेंगे और देखेंगे कि उनमें से कौन कौन से रिलेशन फंक्शन है। तो उसे समझने से पहले आइए हम लोग एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताती हूँ मैं। देखिए, हम लोग क्या सीखे थे फंक्शन के बारे में, कि फंक्शन जो है स्पेशल टाइप का रिलेशन है। मतलब अगर आपके पास रिलेशन का ज्ञान अच्छा है तो आप फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और रिलेशन का ज्ञान अच्छे से कब होगा, जब आपको किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने आएगा। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने अगर आएगा तभी आप रिलेशन को समझ सकते हैं, और रिलेशन को समझने के बाद ही आप फंक्शन को समझ सकते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग सेट के बारे में पढ़े थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में पढ़े थे, रिलेशन के बारे में पढ़े थे, और अभी हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो सारा जो कॉन्सेप्ट है पीछे का उसे आप लोग पढ़िए, ताकि आप लोगों को फंक्शन का ज्ञान अच्छे से हो जाएगा उसे पढ़ने के बाद ही। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ओके, हमें दो सेट्स A और B दिया हुआ है। सेट A के अंदर 3 एलिमेंट 2, 3 और 4, जबकि सेट B के अंदर भी 3 एलिमेंट 3, 4 और 5 दिया हुआ है। एंड F1, F2 एंड F3 be 3 subsets of A cross B defined as this। दो सेट A और B दिया हुआ है और उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का सबसेट F1, F2 और F3 हमें दिया हुआ है, और हमें बताना है कि ये सबसेट्स में से ऐसे कौन कौन से सबसेट्स हैं जो कि फंक्शन है, और ऐसे कौन सबसेट्स हैं जो कि रिलेशन है। ये हमें बताना है, क्योंकि अगर फंक्शन नहीं होंगे तो वो रिलेशन ही होंगे, क्योंकि A क्रॉस B का सबसेट ये है ना। और हम लोग जानते हैं कि A क्रॉस B का जो सबसेट होता है वो रिलेशन होता है। मतलब ये तीनों F1, F2 और F3 रिलेशन है। हमें इन रिलेशंस में से चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से रिलेशन फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब कि सेट A के अंदर जो एलिमेंट है 2, 3 और 4, उसका सारे के सारे का इमेज हमें सेट बी में मिलना चाहिए, और वो इमेज यूनिक होना चाहिए, तब वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। तो आइए इसे हम एरो डायग्राम की हेल्प से समझे। ये सेट ए और ये सेट बी दिया हुआ है। ए के अंदर 2, 3 और 4 3 एलिमेंट, बी के अंदर भी 3 एलिमेंट 3, 4 और 5 दिया हुआ है। ओके, अब ये जो फंक्शन है सबसे पहले ये जो सबसेट बनाया हुआ है रिलेशन का F1 इस तरीके से डिफाइन है A से B में, क्योंकि F1 A क्रॉस B का ही सबसेट है, इसीलिए एक रिलेशन है। हमें बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, मतलब F1 फंक्शन है या नहीं, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो F1 दिया हुआ है उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स है। इसका मतलब है कि 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 है और 4 का इमेज 5 दिया हुआ है। 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4 और 4 का इमेज 5 दिया हुआ है। 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है और 4 5 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज मिल रहा है। मतलब सारे के सारे एलिमेंट का इमेज है और वो इमेज यूनिक है। यूनिक कहने का मतलब 2 का सिर्फ एक इमेज 3 है, 3 का सिर्फ एक इमेज 4 है और 4 का सिर्फ एक इमेज 5 है। किसी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं है। मतलब ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये जो रिलेशन है F1 ये एक फंक्शन है। F1 इज अ फंक्शन।
लिख सकते हैं। ओके, तो ये फंक्शन हो गया। क्या F2 और F3 भी फंक्शन है? इसे भी आइए चेक करते हैं। तो F2 और F3 को भी चेक कर लेते हैं। F2 A से B में डिफाइन है कुछ इस तरीके से, 2, 3 और 4 एलिमेंट, 3, 4 और 5 ये। ओके, 2, 3 से रिलेटेड है, 2 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 4 भी है। ओ नो, 2 का इमेज 4 भी है। यहीं पे बात क्लियर हो गया कि ये फंक्शन नहीं है। 3 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 5 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक एलिमेंट का 2 इमेज है, 2 एलिमेंट 3 और 4 से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन, ये रिलेशन, ये जो रिलेशन है F2, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन होने के लिए सेट ए के अंदर जो एलिमेंट होता है उसका यूनिक इमेज सेट बी में होना चाहिए। यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं आया, 2 का 2 इमेज 3 और 4 2 इमेज आ गया, जिसकी वजह से ये रिलेशन F2 फंक्शन नहीं हुआ। अगर हम F3 की बात करें तो देखिए, F3 सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, या हम ये भी कह सकते हैं कि F3 ए क्रॉस बी का सबसेट है, जिसकी वजह से F3 एक रिलेशन है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, 2, 3 और 4। इसके अंदर 3, 4 और 5 ये एलिमेंट्स थे, ये सेट ए और ये सेट बी। 2 का है इमेज 4 दिया हुआ है, 2 4 से रिलेटेड है, 3 5 से रिलेटेड है, 3 5 से रिलेटेड है। क्या ये फंक्शन है, ये हमें बताना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 का एक ही इमेज 4 है, 3 का एक ही इमेज 5 है, लेकिन क्या ए के अंदर जो एलिमेंट 4 है इसका कोई इमेज है क्या? नहीं, इसका कोई इमेज है ही नहीं। लेकिन फंक्शन के प्रॉपर्टी में तो हम ये पढ़े थे कि सारे के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 4 का इमेज है? नहीं है। जब 4 का इमेज नहीं है मतलब एक एलिमेंट छूट गया, इसका मतलब है कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, F3 फंक्शन नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने आसानी से हम लोग किसी भी रिलेशन को देख के पता कर लिए कि वो फंक्शन है या नहीं है। उसे हम लोग इस तरीके से चेक कर लिए कि वो फंक्शन है या नहीं है। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप एरो डायग्राम नहीं भी बना के फंक्शन को पहचान सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। यहाँ पे 2 3 से रिलेटेड था, 3 4 से, 4 5 से, मतलब एक एलिमेंट का एक इमेज था, इसीलिए ये रिलेशन फंक्शन था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 का इमेज 3 भी है, 2 का इमेज 4 भी है। इसका मतलब है कि एक एलिमेंट का 2 इमेज है, इसीलिए ये जो रिलेशन है F2 वो फंक्शन नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 5 है, लेकिन एक एलिमेंट जो सेट ए के अंदर 4 है उसका कोई इमेज है ही नहीं, इसीलिए ये जो रिलेशन है F3 वो फंक्शन नहीं है। तो आप ऐसे भी इसे देख के भी बता सकते हैं कि कौन फंक्शन है और कौन नहीं है, और या फिर और अच्छे से समझने के लिए आप एरो डायग्राम के हेल्प से भी समझ सकते हैं। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक सबसे जो इम्पोर्टेंट नोट है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो ये है कि सारे फंक्शंस रिलेशन होते हैं, क्योंकि रिलेशन एक स्पेशल टाइप के रिलेशन से ही तो हमें फंक्शन मिला था। तो सारे के सारे फंक्शंस रिलेशन होते हैं, क्योंकि देखिए ये एक फंक्शन है ना, ये रिलेशन भी है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे फंक्शन रिलेशन होंगे, होते हैं। लेकिन इसका उल्टा सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिलेशन है, F2 और F3 रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे हम नोट लिख सकते हैं, नोट में कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होता है। ओके, यहाँ तक आ गई बात समझ में? इसे आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे हम लोग रिलेशन में रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकालना सीखे थे, उसी तरीके से हम लोग फंक्शन का भी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज
निकालना सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो देखिए, जिस तरीके से रिलेशन में हम लोग पढ़े थे उसी तरीके से सेम वैसे ही फंक्शन में भी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को समझेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई सेट ए है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट 2, 5, 10 है, एक अनदर सेट बी है जिसके अंदर 10, 25 एंड 50 एंड 60 ये एलिमेंट्स हैं। एक फंक्शन जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइन हो रहा है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहाँ पे f एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, इसका मतलब है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। तो 2 10 से रिलेटेड है, 5 25 से, 10 50 से। ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन का अगर डोमेन और रेंज की बात करें तो वो क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। जरा उसे देखिए। ये जो एलिमेंट्स का सेट है, सेट ए के सारे एलिमेंट फंक्शन के डोमेन होते हैं। क्योंकि जब हम रिलेशन पढ़ते थे, जब हम लोग रिलेशन पढ़ते थे, सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन को डिफाइन करते थे, तो जो एलिमेंट ए का जो एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेट होता था, सिर्फ उसी एलिमेंट्स का सेट को हम लोग रिलेशन आर का डोमेन कहते थे। जिसका इमेज होता था उस एलिमेंट के सेट को रिलेशन आर का डोमेन कहते थे। लेकिन फंक्शन में आप लोग देखिए कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेट होते हैं। तो चूंकि ये सारे एलिमेंट रिलेट होते हैं, मतलब ये सारे एलिमेंट का इमेज होता है, और ये जब सारे एलिमेंट का इमेज बना, इसका मतलब कि ये सारे के सारे एलिमेंट फंक्शन f के डोमेन हुए। तो डोमेन जो होगा फंक्शन f का, डोमेन ऑफ f फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, सेट ए। क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज तो सेट बी में बन रहा है, इसीलिए सेट ए का सारा एलिमेंट फंक्शन का डोमेन होगा। ओके, कोडोमेन की बात करें तो जिस तरीके से हम लोग रिलेशन में कोडोमेन, जो नेक्स्ट वाला सेकंड वाला सेट होता था जिसमें इमेज बनता था, जिस सेट के अंदर इमेज होते थे, वो सारे के सारे सेट को हम लोग कोडोमेन कहते थे। उसी तरीके से फंक्शन में भी सेट बी को हम लोग कोडोमेन कहेंगे। तो ये कितना आसान है कि फंक्शन जिस सेट में डिफाइन होता है, तो पहले वाला सेट जो होगा फंक्शन का डोमेन और दूसरा वाला जो सेट होगा फंक्शन का कोडोमेन। अब हम लोग रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होता है, रिलेशन का जो रेंज होता था वो क्या होता था, जो इमेज बना है उसका सेट, सेम वही कंडीशन, जो इमेज बना है उसका सेट। तो क्या क्या इमेज बना है, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, 10, 25 एंड 50। क्योंकि 10, 25 और 50 यही ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं सेट बी के अंदर जो कि सेट ए के एलिमेंट्स के इमेज हैं। ओके, तो यही इमेज का जो सेट होता है वही रेंज होता है एफ का, फंक्शन एफ का रेंज होता है। ओके, आ गई बात समझ में। इसे हम लोग कुछ दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को। देखिए, हम लोग तो जानते हैं कि फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, कुछ इस तरीके से। जैसे इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे ए बी ऑर्डर्ड पेयर में, तो ए किसका एलिमेंट होगा, ए का, और बी किसका एलिमेंट होगा, सेट बी का। अगर ये फंक्शन सेट ए से बी में डिफाइन है तो
अगर ये फंक्शन ए से बी में डिफाइन है और ए का एलिमेंट है और स्मॉल बी सेट बी का एलिमेंट है, तो हम ये कंडीशन को लिख सकते हैं। तो फंक्शन के अंदर हमें हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट मिलेंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर जो आएंगे, इन ऑर्डर्ड पेयर में से जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स का सेट होगा, मतलब ए के जगह पर जो एलिमेंट्स आएंगे फंक्शन के अंतर्गत, वो सेट फंक्शन का डोमेन होगा। और सेकेंड वाला जो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड वाले एलिमेंट का सेट होगा, वो फंक्शन का रेंज होगा। और कोडोमेन के बारे में तो हम जानते ही हैं कि कोडोमेन सेकेंड वाला जो सेट होता है बी, वो फंक्शन का कोडोमेन होता है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल इज सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ। मतलब ए बी जो है ऑर्डर्ड पेयर, वो एफ का एलिमेंट है, उसका जो पहला ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है, वो उसका सेट ही फंक्शन एफ का डोमेन होगा। और रेंज की बात करें, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ। मतलब एफ के अंदर जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में ए और बी, उसमें जो सेकेंड वाला एलिमेंट का सेट होगा बी, वो फंक्शन एफ का रेंज होगा। आगे बात समझ में? तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन हम लोग निकालेंगे। हमें किसी भी दो सेट ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का दो सबसेट R1 एंड R2 दिया हुआ है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है, वो एक रिलेशन ही होता है। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से अगर कोई फंक्शन है तो उसके डोमेन और रेंज को बताइए। तो आइए इसे हम एरो डायग्राम के हेल्प से समझें। ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए का जो एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 18। कोई भी किसी भी सेट का काटे जिसके अंदर सिर्फ इतना ही एलिमेंट था, ये ओके, ये एक सेट था जिसके अंदर ये एलिमेंट दिया हुआ है, और इसके साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये एलिमेंट दूसरे सेट बी का दिया हुआ है। हमें बताना है कि क्या ये रिलेशन जो किसी सेट, कोई भी सेट है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, कोई सेट है सिर्फ ये दिया हुआ है, और बताना है कि ये जो है, ये जो सबसेट है, क्या ये रिलेशन है या नहीं। बस इतना ही दिया हुआ है और बताना है कि रिलेशन है या ये फंक्शन है या नहीं, ये हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट वाला एलिमेंट था उसका एक सेट बना लिए हैं और सेकेंड वाले एलिमेंट का भी एक सेट बना लिए हैं। अब हमें इसमें बताना है कि क्या ये फंक्शन है। देखिए यहाँ पे 2 1 से रिलेटेड है, 4 2 से रिलेटेड है, 6 3 से रिलेटेड है, 8 4 से रिलेटेड है, 10 का इमेज 5 है, 12 का इमेज 6 है, और लास्ट वाला कौन सा एलिमेंट था, 14 का इमेज 7 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट का इमेज हमें यूनिक मिल रहा है। मतलब 2 का इमेज 1, 4 का भी एक ही इमेज 2, मतलब टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, उन सारे के सारे एलिमेंट्स का हमें यूनिक इमेज मिल रहा है। मीन्स किसी भी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं मिल रहा है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है। तो ये जो रिलेशन है वो एक फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं कि R1 इज अ फंक्शन, और हमें बताना है कि अगर ये फंक्शन है तो इसके डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और रेंज को लिखिए। कोडोमेन का तो सेट यही होता है ना, टोटल का टोटल, सेकेंड वाला जो सेट होता है। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, डोमेन यही 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12 और 14, ये जो सेट होगा वो इस फंक्शन का डोमेन होगा, और रेंज जो होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये रेंज हो जाएगा। सेकेंड वाला को देखिए, सेकेंड वाला में क्या है, 1 1 2, 1 और 2 एलिमेंट है, 3 5
2 एलिमेंट हैं। इस तरीके से रिलेशन R2 डिफाइन है। हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। देखिए 1 जो है वो 3 से और 5 से दो से रिलेटेड है। 1 का इमेज 3 भी है, 1 का इमेज 5 भी है, 2 का इमेज सिर्फ 5 है। तो देखिए यहाँ पे जो एक एलिमेंट है उसका दो इमेज दूसरे सेट में है, इसका मतलब है कि R2 फंक्शन नहीं है। R2 इज नॉट अ फंक्शन। और जब R2 फंक्शन नहीं है तो उसका डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, छोड़ देते हैं, क्योंकि फंक्शन होने पे ही उसका डोमेन और रेंज निकालना था। अब हम लोग ये तो हुआ फंक्शन को ये एरो डायग्राम के हेल्प से देखे और बताए कि कौन से फंक्शन है कौन से फंक्शन नहीं है। अब हमें कुछ स्पेशल टाइप का जो फंक्शन है उसके बारे में पढ़ना है। मतलब एक कर्व दिया हुआ रहेगा, बहुत सारे कर्व दिए हुए रहेंगे और उस कर्व को देख के बताना है कि क्या वो कर्व का जो ग्राफ है वो फंक्शन है या नहीं है। जो कि बताना कि वो फंक्शन है या नहीं है बहुत ही सिंपल है। तो आइए हम लोग उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इतना तक आप लोग नोट कर लीजिए। ये कुछ कर्व्स का ग्राफ दिया हुआ है और हमें बताना है कि क्या इसमें से ऐसे कौन से कर्व हैं जो कि रिलेशन है और कौन से ऐसे कर्व हैं जो कि फंक्शन है। जो बताना बहुत ही आसान है। इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे पता है आपको, क्या करेंगे, हम लोग y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे या एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। कहीं भी y एक्सिस के पैरेलल इधर या इधर कहीं भी खींच सकते हैं। अगर वो लाइन कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो इसका मतलब है कि वो कर्व रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और यदि वो जो वर्टिकल लाइन है वो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो इसका मतलब है कि वो कर्व फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए देखते हैं लाइन ड्रॉ करके कि कौन कौन से कर्व रिलेशन है और कौन कौन से कर्व फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। तो देखिए यहाँ पे भी कर्व कटिंग हुआ, यहाँ पे भी कर्व कटिंग हुआ, मतलब कर्व का इंटरसेक्शन हुआ इस लाइन के साथ। एक ये पॉइंट पे भी A1 और एक ये पॉइंट A2, दो पॉइंट पे ये लाइन इस कर्व को काट दिया। इसका मतलब है कि ये जो कर्व है वो फंक्शन नहीं है, वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब ये जो है दूसरा वाला कर्व का फिगर, उसे देखिए। फिर से हमें बताना है कि क्या ये कर्व रिलेशन है या फंक्शन है, बताइए। तो क्या करेंगे, हम लोग इस कर्व के लिए y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, यानी कि हम लोग एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, A पे, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो कर्व है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से इन दोनों फिगर में भी देखिए, जब हम लोग y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एक रिलेशन है। इस कर्व में देखिए, जब हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये पैरेलल लाइन जो है वो क्या करता है, कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब है कि ये जो कर्व है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है इक्वलिटी ऑफ 2 फंक्शन, यानी कि इक्वल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे इक्वल फंक्शंस के बारे में। कोई भी दो फंक्शन, 2 फंक्शन f एंड g आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। आई के साथ डबल f का मतलब है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। फर्स्ट कंडीशन, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, कोडोमेन ऑफ f is equal to codomain of g, and third condition, fx is equal to gx for every x belonging to its common domain, and then we write f is equal to g। आइए इसे एग्जाम्पल के हेल्प से समझें। कोई भी 2 फंक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमें सेट लेना होगा, 2 सेट, तब तो ही हम उस दोनों सेट पे फंक्शन को डिफाइन करेंगे। एक सेट A ले लेते हैं जिसके अंदर 2 एलिमेंट 1 और 2 है। एक अनदर सेट B ले लेते हैं जिसके अंदर भी 2 एलिमेंट 3 और 6 है। एक फंक्शन f ले लेते हैं
जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइन है कुछ इस तरीके से कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक कोई दूसरा फंक्शन है g जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइन है और gx इज इक्वल टू 3x। इस तरीके से कोई दो फंक्शन f और g है। अब हम बात करेंगे कि क्या ये फंक्शन f और ये फंक्शन g आपस में इक्वल है। तो इक्वल होने के लिए फंक्शन का डोमेन इक्वल होना चाहिए, दोनों फंक्शन का कोडोमेन इक्वल होना चाहिए, और वो कॉमन जो दोनों का डोमेन है उसके लिए fx इज इक्वल टू gx होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे देखिए डोमेन क्या है फंक्शन का। आइए इसे ग्राफ से समझते हैं, एरो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये सेट a दिया हुआ था, ये सेट b दिया हुआ था। एक फंक्शन a से b में डिफाइन है f, एक अनदर फंक्शन भी सेट a से सेट b में डिफाइन है g। a का एलिमेंट क्या है 1 2, b का एलिमेंट 3 6। इस तरीके से दो फंक्शन f और g दो सेट a और b पे डिफाइन है। देखिए यहाँ पे फंक्शन f का जो डोमेन है वो क्या है, सेट a का एलिमेंट 1 और 2, क्योंकि ये एक फंक्शन है इसीलिए a के प्रत्येक एलिमेंट का b में इमेज होगा, और इसीलिए a का जो डोमेन है वो 1 2 होगा और g का भी डोमेन वो 1 और 2 होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, ये कंडीशन सेटिस्फाई है। उसके अलावा कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, सेकेंड वाला जो सेट होता है उसका एलिमेंट। तो कोडोमेन क्या है, सेट बी जिसका एलिमेंट 3 और 6 है, 3 और 6। ओके, तो कोडोमेन भी, डोमेन और कोडोमेन दोनों फंक्शन का इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोडोमेन ऑफ g इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। दोनों सेट f और g का डोमेन और कोडोमेन इक्वल है। अब हमें सिर्फ ये दिखाना है, ये थर्ड वाला कंडीशन, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू इट्स कॉमन डोमेन। चूंकि दोनों का डोमेन सेम है इसीलिए हम इसे कॉमन डोमेन कहते हैं। 1 2 जो है कॉमन डोमेन fx इज इक्वल टू gx, मतलब अभी हमें दिखाना है कि f1 इज इक्वल टू g1, f ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ 1 एंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू g ऑफ 2। क्योंकि f का भी डोमेन 1 और 2 है, 1 और 2, और g का भी डोमेन 1 और 2 है। तो हमें सिर्फ दिखाना ये है कि इसका जो डोमेन है f का, जिसके अंदर का एलिमेंट 1 है, उसके कारण जो वैल्यू आता है उस डोमेन के कारण वही वैल्यू g के उसी एलिमेंट 1 के कारण जो वैल्यू आता है वो दोनों इक्वल होना चाहिए, और वही प्रोसेस सेकेंड वाले एलिमेंट के साथ भी, मतलब हमें ये दिखाना है। तो देखिए f ऑफ 1 जरा हम लोग निकालते हैं कि f ऑफ 1 क्या है। f ऑफ 1 का बात करें तो x के जगह पे हमें 1 लिखना होगा। तो f ऑन 1 इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 3। अब g ऑफ 1 निकालते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि f1 इज इक्वल टू g1 आ गया, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हमें दिखाना है f2 इज इक्वल टू g2। तो f2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 6 एंड g2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि f2 इज इक्वल टू g2 आ गया, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 6 है, 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 6, और ये फंक्शन f था वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिफाइन हो रहा था और ये 3x है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डोमेन को डोमेन इक्वल होने के साथ साथ दोनों फंक्शन f और g का जो कॉमन डोमेन है उसके लिए भी उस फंक्शन, दोनों फंक्शन का जो वैल्यू आया है वो इक्वल आया है। इसका मतलब है कि फंक्शन f और फंक्शन g आपस में इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू g। हो गया, इसे आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रियल फंक्शंस, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। ओके, थैंक यू।